है जो कि किसी सैंपल स्पेस एस से जुड़ा हुआ है। एस जो है वो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो छोटी सी बात है मतलब है। तो ए कोई भी इवेंट है जो किसी सैंपल स्पेस एस से जुड़ा हुआ है। और मैं अगर आपको ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए, मतलब अगर मान लो इसका मतलब कल मैंने बताया था हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ फेवरेबल comes to a again in a upon probability of a। कल यहाँ पे b by a था, तो number of favorable outcomes of b in a upon total number of elementary events in a, जो भी total number of elementary events in a जो भी था। तो यहाँ पे probability of a by a का मतलब ये हुआ कि a घट चुका है, फिर दोबारा a के घटने की संभावना, यानी कि इसका फॉर्मूला अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो ये क्या खुलेगा आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर किसी को मान लो डायरेक्टली बात समझ में नहीं आती थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन क्या हुआ, ए कल ये बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये टर्म कल बताई थी। और इसका मतलब क्या था कि बी कोई एलिमेंट्री इवेंट है जो कि अकर हो चुका है, अब ए के घटने की संभावना क्या है, ये इसका मतलब ये था। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू या तो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन ए। तो इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ए बाय ए की जो वैल्यू हुई वो कितनी होगी यहाँ पे एस। हालांकि मेरे को आपको ये बात नहीं समझाने की, ये तो बेसिक बात होगी कि एक कोई एलिमेंट्री इवेंट अकर हुआ और वापस उसी को अकर करवाने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कितनी हो जाएगी 1। अब अगर मैं कहता हूं सपोज कीजिए जो रैंडम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस एस था, पूरा पूरा सैंपल स्पेस एस था, तो ए इवेंट हो चुका है। अब उस सैंपल स्पेस जो उससे एसोसिएटेड था, जो ए जिस सैंपल स्पेस से एसोसिएट था, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लीजिए आपको नहीं पता, पर आपको ये पता है इसका फॉर्मूला कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए विल बी अगेन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू 1। यानी कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ए उसमें से हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 1। और अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी ए हो चुका है तो दोबारा ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी वापस से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। अब कल जहां पर मैं छोड़ के गया था उसमें ये था, वो कुछ इस तरीके से था कि लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एस। मैं लिख देता हूं ए एंड बी, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ये जो टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो आगे के क्वेश्चनों में एक आध जगह यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। हालांकि वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ बिना ये बताया। तो ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एस। एस क्या है यहाँ पे, सैंपल स्पेस। एंड सी बी एनी इवेंट वो भी एस से जुड़ा हुआ है, वेयर पी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। पी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कहता है कि द पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी जब सी हो चुका है, मतलब एक एलिमेंट्री इवेंट हो चुका है, अब ए और बी में से कोई भी एक घट जाए, एटलीस्ट कम से कम कोई एक तो घट ही जाए, तो उसकी संभावना किसके बराबर होगी, ये हम यहाँ पे एलैबोरेट करने जा रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ऑफ ए बाय सी, पी ऑफ बी बाय सी माइनस पी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। अब ये मुझे पार्ट प्रूव करना है कि जो निकल कर आया है पी ऑफ ए बाई सी, पी ऑफ बी बाई सी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। कैसे प्रूव करूंगा मैं? ए यूनियन बी मैंने कोई मान लूंगा, कोई एलिमेंट्री इवेंट, इसको ये अपने आप में पूरा एक सेट है तो इसको मैंने कोई सेट मान लिया। सपोज करो मैं इसको सेट मान लेता हूँ आर बाई सी। ए यूनियन बी को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? आर। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर, तो पी ऑफ आर बाई सी बराबर हो जाएगा पी ऑफ आर इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी। तो आर की वैल्यू कितनी हुई? आर की वैल्यू बराबर हुई साहब ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अर्थात पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। 11th क्लास में प्रॉपर्टी थी ये कि ये जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है इसे आप कम्यूटेटिव तरीके से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी को आप कोई दूसरे एलिमेंट मान लो, सपोज करो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो P ऑफ R1 यूनियन R2 कितना होता है? P ऑफ R1 P ऑफ R2 माइनस P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन P ऑफ C। P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 अपॉन P ऑफ C। P ऑफ R1 का वैल्यू कितना हो गया? A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C अपॉन P ऑफ C अपॉन P ऑफ C। भाई क्या हुआ ये? अपॉन P ऑफ C अपॉन P ऑफ C करने पे P of A intersection C upon P of C will be written as P of A by C। उल्टा लिख दूंगा, probability of B intersection C upon P of C will be equals to probability of B by C minus probability of, यहां वाला टर्म कितना हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B अपने आप में एक सेट मान लिया स्लैश C। किसी बच्चे को अगर ये बात नहीं समझ में आई, पूछ सकता है, हालांकि इसमें तो कुछ है नहीं, तो कहीं पे यूज आएगा तो काम आ जाएगी प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में नहीं देखी। आगे बढ़ता हूं, अगर आपको क्लियर है तो ये बात, इसी का एक एक्सटेंशन लिख रहा हूं। कहां पर यूज होगा, किस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को भी इसी के रिगार्डिंग। कहीं पे भी नहीं, जैसे मान लो अभी मैंने इसका हिंदी अनुवाद आपको बहुत बेसिक तरीके से बता दिया। सपोज कीजिए क्वेश्चन में अगर किसी में लिखा हुआ आता है कि कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो चुका है, कोई एक एलिमेंट्री इवेंट हो चुका है तो वो तो हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन में कैसे जजमेंट लेना है इस चीज का? अब वो बोलेगा अब कोई दो इवेंट होंगे और वहां पे, तो उनमें से कोई भी एक हो जाए। वर्ड वहां पे यूज हो रहा होगा एटलीस्ट, वो बोल रहा होगा एटलीस्ट एनी ऑफ ए और बी कैन अकर ओवर देयर। तो उस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करेंगे। इसे मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट सिंपल था, ए यूनियन बी स्लैश सी विल बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए बाई सी, पी ऑफ बी बाई सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश सी। अब देखिए इसके बाद है सपोज कीजिए, इसी के ऊपर मैं पहले एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, जो प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने। जैसे कि अ फेयर डाइस इज रोल्ड, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ए। डाइस को रोल किया आपने, उसमें एक कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि दिखा रहा है मुझे 1 3 5 और बी दिखा रहा है मुझे 2 3
और सी दिखा रहा है 2 3 4 5। अब हालांकि क्वेश्चन सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने यहां पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश सी। उसके बाद एक और बोला है उसने इसी केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन सी हैज बीन अकर्ड। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है जब सी ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, और एक केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब सी वहां पर हो चुका है। तो देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट पी ऑफ ए बाई सी, पी ऑफ बी बाई सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी मतलब पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी, यहाँ पे वो पूछा है तो इसका मतलब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी का मतलब क्या हुआ सर कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को आप कोई एलिमेंट मान लीजिए R1, R1 निकालना है जब सी हो चुका है, तो जिसका हमने पढ़ा P ऑफ R1 इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू R1 इंटरसेक्शन C टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू C। अब देखिए तो P ऑफ R1 इंटरसेक्शन C मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C। अब तीनों में कितना कॉमन आ रहा है, 2 3 3, बस एक ही चीज कॉमन आ रही है 3 3 3। अब डाइस उसने कितनी बार रोल की था, एक ही बार रोल किया था उसने डाइस। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/6, और पी ऑफ सी कितना निकल के आ रहा है 4/6। 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1/4। 1/4 इसकी वैल्यू आई है। अब मुझे क्या निकालना है, पी ऑफ ए बाई सी। तो भैया पी ऑफ ए बाई सी क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी माइनस 1/4, उसकी वैल्यू तो पुट कर दी मैंने यहाँ पे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी बाई सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 2। एक तो 3 आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 2/6 बटे पी ऑफ सी कितना हो जाएगा 4/6 प्लस बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया यहाँ पे 2 और 3 वापस से 2/6 बटे पी ऑफ सी बराबर 4/6 माइनस 1/4। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके ऊपर बेसिक सी थ्योरी थी, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन था वो मैंने करा दिया यहाँ पे आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा सा ढंग का सवाल देखते हैं इसके ऊपर, इसे मैं मिटा रहा हूं। किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है देखिए सीबीएसई 2014, ये क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी में था, ये करा चुका हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन देखिए, a committee of 4 students is to be selected. A committee of 4 students। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आपने सिर्फ अभी तक राइट ना हो पूरी प्रोबेबिलिटी जितना हमने पढ़ा है उसमें केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से सुन लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होता है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, अब तक हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। A committee of 4 students is selected at random from a group consisting of 8 boys, from a group of 8 boys and 4 girls। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है।
and 4 girls, given that there is at least one girl in the committee, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, given that at least one girl should be in the committee. अब उसने आगे क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन कमिटी, ये फाइंड करना है। अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग भी। कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट हैज फॉर्म, हमें बनानी है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, गिवन दैट एटलीस्ट 1 गर्ल शुड इन द कमिटी, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए कमिटी के अंदर, और ये गिवन दैट एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी इन द कमिटी, और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। तो पहले तो आप इसमें ये जस्टिफाई करें कि ए क्या है और बी क्या है। जो पार्ट गिवन है, अच्छा बी में वो इवेंट मान के चल रहा हूं जो पहले हो चुका है, तो बी पार्ट गिवन है और ए जो है वो मुझे फाइंड करना है। तो ए में क्या, इसमें ए क्या बोल रहा है, वो ए जो पार्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि कम से कम एक लड़की तो कमिटी में होनी ही चाहिए, ये पार्ट ए हो जाएगा। देखो जब भी हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको ए और बी रेक्टिफाई करना है। ए वो है जो आपसे पूछ रहा है और बी वो है जो आपको गिवन है। तो ए जो है उसने क्या बोला है कि इस चीज की बताना है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी, ये वाला पार्ट आपका ए हो गया, और देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, ये वाला पार्ट अभी तो वो बोल चुका है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, हाँ ठीक है, और गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी, और ये चीज गिवन है, सॉरी गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी। तो अगर मान लीजिए मैं ए ले रहा हूं कि 1 गर्ल इन द कमिटी, ये गिवन है, ये पार्ट आपको गिवन है, और बी जो है वो आपको बताना है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन कमिटी। तो अल्टीमेटली आपको जो फाइंड करना है, ये चीज तो गिवन है, इसका मतलब ए वाला पार्ट गिवन है, बी मेरे को फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है बी ऑफ ए, मतलब ए इवेंट अगर हो चुका है और बी मुझे वहां पे निकालना है। तो बी ऑफ ए बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी, कम से कम एक लड़की तो कमिटी में हो, वो पी ऑफ ए है, और पी ऑफ बी क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। तो सबसे पहले मुझे, मैं ये फाइंड करूंगा कि साहब पी ऑफ ए, मैं सबसे पहले सर्च आउट करूंगा पी ऑफ ए क्या है, कि कम से कम कमेटी में एक लड़की तो होनी चाहिए। अब इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है वो सुन लीजिए आप। मैं आपको इसके 2 केस बताऊंगा कि पी ऑफ ए आप किस किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए सबसे पहला केस है, उसने बोला है कि कम से कम एक, देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी। एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी का मतलब होता है कि कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। तो एक होने को, और मुझे 4 बच्चों की कमेटी फॉर्म करनी है, तो 4 बच्चों की कमेटी फॉर्म करनी, तो मेरा तरीका क्या हो जाएगा, 8C3, मैंने 8 लड़कों में से 3 लड़के ले लिए, ठीक है। अब एक रह गया, वो मैंने लड़की ले ली, फिर प्लस, फिर 8 लड़कों में से मैंने 2 लड़के ले लिए। अब 2 लड़कियां रह गई, तो 2 लड़कियां मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला कम से कम एक तो रखो, एक से ज्यादा रखो तो वेल एंड गुड है। तो 4C2, फिर प्लस 8 लड़कों में से मैंने 3 लड़के ले लिए, और एक मैंने गर्ल कंसिडर कर ली वहां पर, सॉरी 3 लड़के तो मैं ले चुका हूं, एक लड़का लिया और 3 लड़कियां ले रहा हूं मैं अब। या फिर मैं एक भी लड़का कंसिडर ना करूं और चारों की चारों में क्या कंसिडर कर दूं, लड़कियां कंसिडर कर दूं। एक तो आपके पास ये है, ये सही है। इसके बाद या फिर आप ऐसा करें, इसको हटाएं। ये तो वो केसेस आ गए कि साहब
एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और चारों की चारों लड़कियां भी हो सकती हैं। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर इसमें किसी को डाउट है कोई पूछ सकता है कि ये मैंने कैसे लिखा है। वैसे आ गया होगा इतना आप लोगों को समझ में। बेसिक पीएनसी लगाई है यहाँ पर मैंने कि मुझे कमेटी फॉर्म करनी है। कमेटी वाला क्वेश्चन था वहां 11th क्लास में, किसी तरीके से आपने उसको लिखा था। या फिर आप क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे मालूम है 1 होती है, 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जिस केस में एक भी लड़की नहीं आई हो, एक भी लड़की नहीं आएगी, तो इसका मतलब 1 माइनस, हमने लड़कियों में से कुछ कंसिडर किया ही नहीं इसका मतलब, तो कितना हो जाएगा सर, 8 लड़के थे, 8C4। अब हम तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे भी मेरे को टोटल नंबर से डिवाइड करना था उसको, 8C4। अब टोटल बचे कितने हैं, 12, तो 12C4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल कर आ गया, यहां पर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल कर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देखिए कि दो लड़कियां तो होनी चाहिए, देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कम्युनिटी। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली है सर, हमने ए तो कंसिडर ये किया है ना कि उसमें एक लड़की होनी चाहिए, और फिर हमें ये पता करना है कि दूसरी भी कम लड़की से होने की कम, कितनी प्रोबेबिलिटी है। कम ए का मतलब है कम से कम। अरे वो मैंने क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखा, लेकिन एटलीस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो हाँ, ठीक लेकिन है। सर हमें हाँ हाँ इवेंट होने के बाद जो दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें ये निकालना है ना कि दूसरी लड़की होने का क्या चांस है। तो जब हम नहीं, प्रोबेबिलिटी फिर ऑफ फिर 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 वहां पे ये निकालना है कि अब उसमें एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हैं, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक तो है ही है, हेलो, हाँ सर। एक तो है ही है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। सर तो ठीक वो है, तो यही हो जाएगा ना, 8C2 इंटू 4C2 अपॉन 12C2, 8C2, 12C4। हाँ, 8C2 इंटू 4C2 अपॉन 12C4। 8C2, हाँ, सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो तो आ गई ना फिर प्रोबेबिलिटी की, एग्जैक्टली दो गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ हाँ, तो मैं लिखने जा रहा था, तुमने पहले ही बता दिया। नहीं, बट ये मेथड हम अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब हमें ऑलरेडी वैसे ही मिल रहा है आंसर। तो अरे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो तब भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे डिवाइड भी तो करना है तुमको। हम अगर ये नहीं समझ, फॉर्मूला ना लगाएं और हम इस तरह से करें कि हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाली है कि उसमें अगर दो लड़कियां हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो केस आने की, हाँ, तो हम 8C2 इंटू 4C2 अपॉन 12C4 करें तो फिर वो तो आ जाएगी ना। नहीं आ रही ना, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसने पहले बोला क्या, वो तो सुनो। वो ये कह रहा है कि पहले केस में मतलब उसको ये पता है कि वहां एक लड़की है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब दूसरे केस में वो पूछना क्या चाह रहा है, वो ये पूछ रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी। अब ये बताना है कि वहां एग्जैक्टली 2 लड़कियां हैं। तो भाई पहले पहले मैं कौन सा केस जनरेट करूंगा वो सुनो, कि सिर्फ 2 लड़कियां का कौन सा केस जनरेट हो जाएगा। 2 लड़कियां, लड़कियां कितनी थी, 4, 4 लड़कियां थी, हाँ। तो सिर्फ 2 लड़कियों का केस कौन सा जनरेट हो जाएगा, 4C2 इंटू 8C2 अपॉन 12C4। इतनी बात समझ में आई तुमको? पहले हाँ या ना में हाँ जवाब देना सर, ठीक है ना। हाँ। ये तो वो हुआ सर जो P ऑफ B हुआ, ठीक है। मतलब इस वाली, या ये कह लो कि ये वो वाला, अच्छा ये वो वाला पार्ट हुआ जो P ऑफ B हुआ, ऐसे समझ लो इस बात को। अब जो ठीक है। P ऑफ B आपने ये निकाला है, ये P ऑफ B जो है वो P ऑफ A में भी लाई कर रहा है, हाँ या ना। सर बट चलो हमने तुम पी ऑफ मना ए तो मना कर दो, ये तुम मना कर दो कि नहीं। सर नहीं लाई कर रहा, मुझे नहीं लाई कर रहा है ना। हाँ लेकिन इस मेथड से पहले मैंने एक मेथड लिखवाया था, मैं फिर से लिख देता हूं। मैंने क्या लिखवाया था, देखो, कि एक लड़का, 4 लड़की, प्लस 2 लड़के, 2 लड़की, प्लस 3 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। उसके बाद सारे लड़के, लेकिन एक भी लड़की नहीं, एक भी लड़की कंसिडर, एक मिनट, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने एक भी लड़की कंसिडर नहीं करी, और एक केस में मैंने एक भी लड़का कंसिडर नहीं करा और सारी लड़कियां कंसिडर कर ली।
लेकिन मुझे कम से कम एक लड़की तो रखनी थी, तो ये वाला केस नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, ये वाला केस हटा दो और यहाँ पे हो जाएगा 8C0.4C4। इतनी बात तो मैं समझ में आई, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर लिख सकते हो उसको। पर मैं तो ये बोल रही हूँ ना सर कि हमने ए ही वो कंसिडर किया है जिसमें हमें ये निकालना है कि अगर ए में एक लड़की है तो फिर और फिर उसके के बाद दूसरी भी लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी, हमें ये निकालनी है ना। नहीं ना, अब तुम फिर गलत बोल रही हो सवाल। तुमने बोला कि सर हमें ये पता है कि इसमें एक लड़की है, नहीं एक लड़की नहीं है। अरे वो ऐसा कह रहा है कि कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसे बोल रहा है ए। नहीं आई समझ में बात? अगर वो ये कहता कि यार उसमें एक ही लड़की है तो वो क्वेश्चन दूसरा हो जाता। नहीं आया समझ में? नहीं। देखिए फिर से सुनिए, पी ऑफ ए क्या है यार, एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी, यही था। इतनी बात तो समझ में आ गई कि ए मैंने ऐसे दिया है, एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। अब जैसे मैं कह रहा हूं तुम एक बार वैसे सुन लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ए का मतलब है एटलीस्ट वन गर्ल इन द कमिटी, तो तुम्हें ये चीज पता है कि यार कम से कम एक लड़की तो उसमें है, तुम्हें ये पता है कि कम से कम एक तो है, तो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो थॉट होगा ना कि एक से ज्यादा भी तो हो सकती है। तुम जो हाँ केसेस बनाओगी वो एक का बनाओगी, फिर दो का बनाओगी, फिर तीन का बनाओगी, फिर चार का ही बनाओगी, क्योंकि उसने तो तुम्हें ये बता रखा है कि भैया एक तो है। तो तुम जो प्रोबेबिलिटी हाँ निकालोगी तो तुम क्या बोलोगी, अरे हाँ यार एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तुम तीनों केसेस चारों केसेस नहीं लोगी। हाँ ठीक है, अब तुमने ये केस कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें। अब उसने मुझे क्या बोला है कि भैया बी इवेंट क्या, वो क्या मांग रहा है, इस चीज की संभावना बताओ कि वहां पर एग्जैक्टली दो लड़की थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कि साहब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली दो लड़की होने की संभावना क्या हो जाएगी, 8C2.4C2, हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब लेकिन अब मेरे को जनरेट क्या करना है, पी ऑफ बी बाय ए, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आया ना? हाँ तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बी के अंदर और ए के अंदर कॉमन आने वाले एलिमेंट्स तो लिखूंगा मैं, हाँ तो वो कितना निकल कर आ जाएगा, 8C2.4C2 बटा पी ऑफ बी, पी ऑफ ए आएगा नीचे, तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जो भी है वो पी ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पे। आएगा समझ में या अभी भी हाँ। नहीं तो आया? हम इसे डायरेक्टली इतना सब लिखने के बजाय हम डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने भी केसेस हमारे बन रहे हैं हम्म, हाँ वो हाँ हाँ हाँ। टोटल नंबर हो गया। तो वो डिनोमिनेटर हम्म, में ऑलरेडी आ गया। आ गया, ठीक है। और फिर उसमें और हमें एग्जैक्टली दो चाहिए, तो उसमें कॉमन तो वही है 8C2 × 4C2। तो हम वो डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं ये फॉर्मूला लगाने के बजाय। लेकिन देखो दीपिका बात चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम इस चीज को इस तरीके से देख रही थी, तुम्हें ये मान के चल रही है हमने सब पढ़ा ही नहीं है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए ये सब हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? हाँ है ना, तुम यही तो कहना चाह रही हो, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, और मैं क्या करती हाँ हूँ, मेरे को इतनी प्रोबेबिलिटी आती है साहब, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देती हूँ। हाँ यही तो बात है। तो फिर इस हिसाब से तो तुम्हें नीचे पी ऑफ ए नहीं लिखना चाहिए था, फिर तो तुम्हें यहाँ पे टोटल नंबर जो आपने सेलेक्ट करे ना, तो जितने बच्चे हैं 8, 8 और 4 12, और 4 निकालने, तो तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट निकलता 12C4। तुम वो क्वेश्चन जनरेट कर रही हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये, हालांकि वो चलो ठीक है, अगर तुमने जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि ये आपने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आप इसे डायरेक्टली कैसे लिखोगे अनटिल एंड अनलेस आपको ये नहीं पता कि इसकी थ्योरी क्या है। अब उसकी थ्योरी यही कह रही कि आपको जब भी ये निकालना हो एक एलिमेंट्री, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि ए इवेंट अगर हो चुका है, अब बी के होने की संभावना क्या है, तो ए इवेंट अगर हो चुका था तो बी के होने की संभावना, इसके अलावा इसके तीसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, यही इकलौता फॉर्मूला है। अप्लाई तो यही करना पड़ेगा, लिखना तो ये हाँ सब पड़ेगा आपको, एग्जाम में आपको सभी लिख के आना पड़ेगा। हाँ, जब आप कोई दूसरा अपना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे वहां एक बात अलग है, लेकिन तब भी देखना हो सकता है तुम वहां पे तुम पी ऑफ ए ना लिखकर ये गलती कर सकती है, तुम वहां पे 12C4 लिख दो, तो वो एक ब्लंडर हो सकता है, इसलिए बेटर ये कि आप उसे प्रॉपर करें, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के तो वो सही सही बात है। बोलो बोलो।
एक एक डिफरेंस पूछना था कि पी ऑफ ए हाँ में और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस में क्या डिफरेंस है? बेटा, ध्यान से देखो, जो मैंने केसेस बनाए हैं पी ऑफ ए के, उसमें एक चीज मिसिंग है। हाँ, जिसमें एक भी लड़की नहीं है। एक भी लड़की नहीं है, समझी? हाँ चलिए ठीक है, मिटा दो फिर, इससे क्लियर हो गया होगा ये ना। देखिए, हाँ इस सर। तरीके के एक और भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे करा दूंगा आप लोगों को, उसके बाद हम टोटल प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, क्योंकि इस चीज की श्योरिटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बाइनोमियल और ये जो है, ये पार्ट बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाता है तो वो उसकी क्वेश्चन बना लेता है। तो क्वेश्चन जो है मेनली इसमें से पुटअप होता है आपका। मैं इसके अभी और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, बस आप जैसे आज के लेक्चर में मैंने एक बिग दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन कराया, कल मैंने दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपको एटलीस्ट का कल मैंने आपको मेन मतलब बताया था कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, फिर उसे निकालते कैसे, उसे छोटा कैसे करते हैं। फिर मैंने कल बताया था कि इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का क्या मतलब है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये भी डिसाइड करना है कि कोई इसमें कुछ डिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ मतलब। अब देखिए, सपोज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए सबसे पहले आप क्वेश्चन पे फोकस करें, फिर मैंने आपको एक ही चीज बताई हुई है कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो डिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, और उस फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं ए और बी को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन है, आप जब भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देखिए, अब हम यहाँ पे अभी राइट नाउ डिजिटल पढ़ रहे हैं। अगर हम फिजिकली पढ़ रहे होते तो हमारा इंटरेक्शन होता, मुझे समझ में आ रहा था कि बच्चे को कितना आ रहा है, किसको कितना नहीं आ रहा है। अभी मैं बच्चे नहीं कैप्चर कर पा रहा कि भाई किसको कितना आ रहा है, आपके वीडियोस भी ऑफ। तो इससे बेटर ये है कि जब मैं उसमें ए और बी को जस्टिफाई करूं, उससे पहले आप अपने दिमाग में से कैलकुलेट करके रखेंगे यार यहाँ ए और बी का पॉसिबल हो सकता है। अगर आप ये पहले से जो मैं सोचूंगा या मैं जो लिखूंगा उससे पहले अगर आप इसको डिसाइड करके चलते हैं, तो ये आपके लिए ईजी होगा, आप समझने के लिए ईजी होगा। नहीं तो ऐसे दिक्कतें आएंगी, फिर आप हो सकता है मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे लगेगा आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है लेकिन नहीं आई हो, तो दोनों केसेस हैं। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और देखिए, सवाल है, क्वेश्चन है मतलब, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम्स। लिख देता हूं, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम, टू सब सिस्टम ए एंड बी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग procedure, the following probabilities are assumed to be known. The following probability are assumed to be known. और वो known क्या है कि A, इसने लिखा है A के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2। यहां पे देखो, अभी A फेल लिखा है और यहां लिखा है B फेल्स अलोन, इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब इसने पूछा क्या है, ये पूछ रहा है इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स बी हैज फेल्ड, ये पूछ रहा है मुझसे। मतलब ऑलरेडी सब चीजें गिवन है यहाँ पे, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और बी जो है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी फेल हो चुका है। एक केस ये है और दूसरा केस है ए हैज फेल।
सॉरी, ए हैज फेल, फेल अलोन लिख देता हूँ, ठीक है, ये फेल तो आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ए फेल, यहां पर बी फेल्स अलोन, इसमें बात छुपी हुई है, क्योंकि बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वैसा बहुतों को समझ में आ गई होगी। जैसे कि वो याद करो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था सेट्स के अंदर कि वो सिर्फ आम खाता है लेकिन अंगूर नहीं खाता, तो वो वाली कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर है ए एंड बी फेल्स, ए एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसलिए मैंने फर्स्ट डे क्लास के अंदर सबसे पहले वो सारी बातें लिखवाई थी कि एंड का क्या है, ईदर का क्या है, और का क्या है, वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0.15, यहाँ पर पी ए फेल्स स्लैश बी हैज फेल्ड, सेकंड में हो गया पी ए फेल्स अलोन। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इनको नाम दे दूं, कि मैं कह दूं कि ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, या नहीं भी दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए फेल लिख लीजिए आप ई, और बी फेल आप लिख लीजिए एफ। ए फेल्स आप लिख लीजिए ई, और ए बी फेल्स आप लिख लीजिए यहाँ पे एफ। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया, अब एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी फेल्स अलोन का मतलब हुआ यहां पर कि केवल बी फेल हुआ है, ई फेल नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ है यहाँ पर बी फेल्स अलोन का मतलब हुआ केवल बी फेल हुआ है, यहाँ पर ई फेल नहीं हो रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी लिखी है, यहाँ पर बी फेल्स अलोन, तो बी फेल्स अलोन मतलब बी मैंने एफ माना है, तो बी फेल्स अलोन मतलब बी अकेला फेल हुआ है, मतलब वो कहावत थी ना कि वो सिर्फ आम खाता है लेकिन अंगूर नहीं खाता, वो वाली प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.15, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.15। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, ई बार एफ, ई बार एफ लिखने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है आपको 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा 0.30, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल कर आ गया यहाँ पे आपके पास। अब इसके बाद कहानी है, अब आपको 0.30, अब आपको क्या बता रहा है, अब सुनो, अब क्वेश्चन है बी फेल हो चुका है पहले से, यानी कि एफ इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, ई के होने की संभावना बतानी है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली लिख सकते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ये निकालने के लिए मुझे पी ऑफ एफ निकालना था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी रामायण गढ़ी। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल कर आ गया 0.15, और पी ऑफ एफ कितना निकल के आ गया 0.30, वैल्यू कितनी आ गई 1/8। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई भी डाउट है पूछ सकता है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, वैसे बहुत सिंपल था। फिर सेकेंड केस है ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये निकालना है साहब। ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे को गिवन है, चला गया 0.2, और यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे कितना है माइनस का 0.15, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, किसी सॉरी 0.05। किसी को भी यहाँ के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस और करते हैं। सर हाँ जी,
सर कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स 0.15 कैसा? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है तो फिर आगे बढ़ रहा हूं, मैं से मिटा रहा हूं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट को जस्टिफाई करने का मैंने कल भी फॉर्मूला लिखवाया था कि दो इवेंट अगर तब इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी। अब देखना, ए इंटरसेक्शन बी मैंने दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक था पी ऑफ ए और पी ऑफ बी बाय ए, एक तो ये था। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कल मैंने इसका मतलब भी तरीके से बताया था, पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी का मतलब बी का होने ए के होने से बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मतलब ए के होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को वापस से क्या लिख दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी बात आप लोगों को समझ में। सेम कहानी यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बाय बी, यानी कि वापस से वही, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बी के होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए बाय बी। तो अगर आपको ये जस्टिफाई करना है कि दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के बराबर होगा। इसमें एक छोटे छोटे सवाल करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए दो इवेंट्स आपको दे रखे हैं जिसमें पी ऑफ ए आपको दे रखा है 1/7 और पी ऑफ बी आपको दे रखा है 7/12। अब आपसे पूछा है पी ऑफ नॉट ए और वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नॉट बी, और मतलब यूनियन, पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी बराबर दे रखा है 1/4। तो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। आपको ये बताना है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए होगा। तो नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ, नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/4। अब ए नॉट बी नॉट से कंफ्यूज ना हो आप, 1/4 आप लिख दें पी ऑफ ए नॉट पी ऑफ बी नॉट माइनस टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे वैसे तो, पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। हमें ए नॉट भी पता है, बी नॉट भी पता है, तो आप बोलेंगे कहाँ पता है, पी ऑफ ए 1/7 है तो 1 में से माइनस कर देंगे, ए नॉट आ जाएगा। पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 7/12 दे रखा है इसने, तो नॉट कितना निकल जाएगा, 1/1 माइनस पी ऑफ बी। अब वापस से देखो, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार डिमॉर्गन्स लॉ से लिखा जा सकता था, पी ऑफ, इसको लिखा जा सकता है, ये मैं वापस बता रहा हूँ, सेट्स रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, ए यूनियन बी का होल बार, और ए यूनियन बी का होल बार वापस से क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां से आप पी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो वापस से आपको वहां पे वैल्यू डालनी पड़ जाएगी, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये वाला मेथड, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं खोलता हूँ, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, फिर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी को आप लिखोगे 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दोगे, तो ए यूनियन बी ए है बी है, इंटरसेक्शन तो मुझे वैसे भी निकालना ही है तो वो निकल ही आएगा यहाँ से। लेकिन ये सारी रामायण से बचकर एक छोटा सा मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दूं, अगर पी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट लिखा हुआ है तो डायरेक्टली लिख देता हूँ डिमॉर्गन्स लॉ से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। बात बराबर है, वैसे वो लंबा है ये छोटा है, 1 माइनस 1/4 विल बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका कितना, यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 3/4, ये 3/4 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो कितना निकल कर आएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 1/12 आएगा।
तो क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जो इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सरकार की एक का होना दूसरे के होने को इफेक्ट कर रहा है, बस इतनी सी बात है। ये इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी है। मतलब डिपेंडेंसी वर्ड तो कुछ है ही नहीं, केवल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे। इसके बाद और क्वेश्चन हैं इसके ऊपर अभी थोड़ा। मैम टाइम कितना रह